बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और उससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर लिए थे। होपली आपने उनको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 है आपका फोर्स एंड मोशन। बेटा, मेजर टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आपके पास लॉज ऑफ मोशन है, टेंशन इन द स्प्रिंग, मोमेंटम, फ्रिक्शन एंड न्यूमेरिकल्स। कुछ डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, जिस तरह के चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशंस थी। यहाँ पर डेरिवेशन लॉज ऑफ मोशन के अंदर है और टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मोमेंटम में। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 10 आपका लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर इसके न्यूटन के 3 लॉज हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उन लॉज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज मोशन। So first of all, the force is an agent which produces or tends to produce motion in a body. कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो, या एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि एक मोशन है किसी बॉडी में, उस मोशन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो आपकी फोर्स कहलाती है। जस्ट लाइक एक बॉल रुकी हुई है, एक फुटबॉल है ग्राउंड पे रखी हुई है, आपने उसको पांव से हिट किया, फुटबॉल ने जो है मूव करना शुरू कर दिया। तो ये क्या थी? आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसी तरह एक बॉल है, हवा में है, आपने अपने हाथों से उसको कैच कर लिया, तो अब आपने जो है वो फोर्स अप्लाई करी, ऑपोजिट फोर्स, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट रुक गया। वो बॉल हवा में मूव कर रही थी, आपने उसको कैच करके पकड़ लिया, वो बॉल रुक गई। तो ये भी आपकी फोर्स में ही आएगा, ये एक्शन भी आपका फोर्स में काउंट होगा। तो कोई तो बेसिकली जो है वो ये आपकी फोर्स है। अच्छा, इसके अलावा फोर्स दो तरह की और होती है, एक होती है पुश, एक होती है पुल। पुश का मतलब है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। पुल का मतलब है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है मोशन। मोशन की डेफिनेशन आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं कि इफ अ बॉडी changes its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in a state of motion, rest, in a state of motion। कि अगर एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करती है, तो वो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में कहलाएगी। जैसे कि एक बॉल रुकी हुई है, आपने उसको हिट किया, अब उसने अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू कर दिया। वो पॉइंट ए पर थी, आपके हिट करने की वजह से वो पॉइंट बी पर चली गई, तो ये आपका मोशन, उसका जो बॉल की मूवमेंट होगी वो मोशन कहलाएगी। तो होपली आप लोगों ने फोर्स एंड मोशन की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अब है आपके पास लॉस ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन से पहले रेस्ट की डेफिनेशन है, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं, कि अगर एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाएगी। लॉस ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन फॉर्मुलेटेड 3 लॉस ऑफ मोशन इन हिज बुक। देखिए, लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 किस्म के लॉस ऑफ मोशन दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा, ये जरूर याद रखिएगा कि लॉ ऑफ मोशन को, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जब आप नोट कर रहे हो इस लॉ को अपनी नोटबुक में, तो उसके ऊपर हेडिंग से लॉ ऑफ इनर्शिया भी लिख दिएगा और करके, ताकि जो है वो आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम में समटाइम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बजाय वो लॉ ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं, तो उस वक्त स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये कौन सा लॉ है। तो लॉ ऑफ मोशन ही आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही लॉ ऑफ इनर्शिया है। स्टेटमेंट इसकी क्या है? एवरीबॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ until it is acted upon by an external or unbalanced force to changes its state of rest or uniform motion। देखिए बेटा, ये लॉ आपको बोल रहा है कि हर बॉडी कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ रेस्ट में रह सकती है या कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में, किसी भी स्ट्रेट पाथ के अंदर, अंटिल कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स उसको रोके ना। यानी ये तो हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है,
लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर फोर्स मौजूद ना हो तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है एक एट रेस्ट की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन इस लॉ की। दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इस लॉ के बेटा दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है आपका, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, कि अगर एक बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में है। तो न्यूटन लॉ स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। देखिए अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी जब तक हम एक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें। फॉर एग्जांपल आपने टेबल पर एक बुक रख दी, अब अगर उस बुक के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो वो बुक वहीं पर ही रखी रहेगी। आप एक हफ्ते बाद देखें, 10 दिन बाद देखें, वो बुक आपकी एज इट इज वहीं पर ही रहेगी अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। कोई बहुत तेज हवा ना चल रही हो जो बुक की पोजीशन को चेंज कर दे, टेबल जो है टूट के ना गिरे जिसकी वजह से बुक की पोजीशन चेंज हो जाए, आप कोई दूसरी फोर्स अप्लाई ना कर दो उस बुक के ऊपर। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही है तो बुक एज इट इज टेबल पर रहेगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब दूसरा क्या है आपके पास कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बट व्हेन वी अप्लाई एन ऑपोजिट फोर्स इट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड कम टू रेस्ट। लॉ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी अनटिल उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जो उसको रोक दे। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, वो बॉल हवा में ही होती है, अगर आप उसको कैच कर लेते हैं तो वो बॉल रुक जाती है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि आप उसको कैच नहीं करते, तब भी वो बॉल ग्राउंड पर आने के बाद थोड़ी देर रोल होने के बाद रुक जाएगी, क्योंकि अर्थ के पास नेचुरल फोर्स मौजूद है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। और वो नेचुरल फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को रोक देती है। अगर एक कार है, उसका जो है वो एक कार मूव कर रही है, अगर आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई ना भी करो तब भी वो कार कभी ना कभी रुकेगी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो सामने, तब भी ग्रेविटी उस कार को कभी ना कभी रोक देगी जब उसका फ्यूल खत्म होगा। जब उसकी फोर्स कार की कमजोर पड़ेगी तो ग्रेविटी उसको रोक देगी। तो अर्थ के अंदर तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है अर्थ के रेडियस के अंदर रहते हुए कि वो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में रहे, क्योंकि ग्रेविटी उसको रोक देगी। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना भी करें तब भी एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटी ये दोनों फोर्सेस क्योंकि नेचुरली मौजूद हैं अर्थ के अंदर, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि प्लैनेट्स हैं कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है, अर्थ कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है जब से बनी है। सही है, जुपिटर है, सैटर्न है, कोई भी मार्स है, कोई भी प्लैनेट है, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है सूरज के गिर्द जब से बने। तो वो क्यों कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसी मौजूद नहीं है जो उनके मूवमेंट को रोक सके। इसी तरह स्पेस में बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं, पूरे स्पेस पर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं अपनी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो जब तक उन पत्थरों को रोकने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं होगी, जो मीटरॉइड्स कहलाते हैं वो पत्थर, तो उन मीटरॉइड्स को रोकने के लिए वो फोर्स मौजूद नहीं होगी तो वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया था। अब ये हर ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उस ऑब्जेक्ट का मास है, और उसी हिसाब से उसको रोकने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगी। इसी वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मास इन अ बॉडी, कि एक बॉडी में कितना मास है, वो बेसिकली उसका इनर्शिया कहलाता है। तो होपली ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लॉ है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट it produces an acceleration which is directly proportional to the amount of the force and inversely proportional to the product of mass। अब बेटा ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है,
या रुका हुआ है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, तो इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। क्योंकि देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी। और चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है कि चेंज ऑफ स्पीड को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की है। अगर आपने फोर्स ज्यादा अप्लाई की है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर आपने फोर्स कम अप्लाई की है तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। जस्ट लाइक कि एक फुटबॉल ग्राउंड पर है, वही एग्जांपल लेते हैं। एक लड़के ने जो है वो उसको सिंपली हिट किया, हल्का सा हिट किया, तो बॉल थोड़ा सा आगे जाएगी। एक ने जो है वो ज्यादा पावर के साथ हिट किया, तो वो बॉल जो है वो हवा में उछलते हुए दूर तक जाएगी। तो वो दोनों में फर्क क्या है, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बॉल रुकी हुई थी, अब उसके बाद उसने चलना स्टार्ट किया है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसने स्लो हिट किया था तो बॉल भी स्लोली आस्ता मूव करेगी आगे की तरफ, और जिसने तेज हिट किया था ज्यादा फोर्स के साथ तो बॉल भी जो है वो फास्टली मूव करेगी आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एकदम रैपिडली इंक्रीज होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑफ मास। और दूसरा हिस्सा क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन प्रोडक्ट ऑफ मास के। यानी एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन उतनी ही क्या होगी, कम होगी। सही है, और मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, ठीक है, एक बड़ा ट्रक है, ट्रक के मास ज्यादा होता है। एक मोटर बाइक है, कोई भी बाइक, उसका मास कम होता है। तो आप देखते हैं कि ट्रक को जो है वो अपनी स्पीड अटेन करने में टाइम लगता है, उसको स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। उसके इंजन को वो लोड उठाने में वक्त लगता है, जबकि बाइक स्पीड बहुत तेजी में अडॉप्ट करती है और तेजी में आगे निकलती है। उसकी स्पीड के अंदर जो वेरिएशन आती है वो तेजी में आती है, तो स्पीड में वेरिएशन आने का मतलब है एक्सेलरेशन। तो अगर आपका मास किसी ऑब्जेक्ट का कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। So it is well known fact that if we push a body with greater force, then its velocity increases and change of velocity take place in the direction of the force. If we apply a certain force F on a mass m, then it moves with certain velocity in the direction of the force. If the force becomes twice, then its velocity will also increase 2 times. In this way, if we go on increasing the force, there will be increase in velocity, which will increase the acceleration. तो यहाँ पर बेटा वही बात इन्होंने एक्सप्लेन करी है जो मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट के एग्जांपल से दी थी, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और चेंज इन वेलोसिटी होगा। और अगर हम अपनी फोर्स को डबल कर देते हैं तो वेलोसिटी भी जो है वो डबल हो जाएगी, लेकिन मास सेम रहना चाहिए। अगर हम अपनी फोर्स को डबल कर दें लेकिन मास भी डबल हो जाए तो फिर वेलोसिटी डबल नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी फिर कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि अब की बारी में उसका मास बढ़ गया है। तो आपकी फोर्स ज्यादा लगाने से ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मास भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। अब इसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रेलिवेंट एक डेरिवेशन आती है आपके पास, और वो डेरिवेशन क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना होता है। तो आप इसी लॉ के पार्ट को लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ फोर्स के। तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इन्होंने क्या बताया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बेटा न्यूमिनेटर में ही आता है ऑब्जेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1 अपॉन का फैक्टर लग जाता है। यानी कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ए डायरेक्टली ए प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करें बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पर आपका आ जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f अपॉन m, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एम, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम, और एम एज इट इज आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो उसकी जगह के आता है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एक कॉन्स्ट का साइन जब भी हटता है, ये रूल होता है, तो उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है और इज इक्वल टू का साइन आता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से रिमूव हुआ तो आपने अपना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया और वो कांस्टेंट आपने के रख लिया और साथ में इज इक्वल टू का साइन आ गया। इफ द वैल्यू ऑफ के इज 1, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो के की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, सो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी एफ अपॉन एम के। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गई आपकी एफ अपॉन एम, क्योंकि के की जगह हमने 1 पुट किया, एफ अपॉन एम के से 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा एफ अपॉन एम। एम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आपने वहां भेजकर उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो सिंपल आपका फॉर्मूला एफ यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा और सिंपल आपका फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आपका लॉस थे न्यूटन के, पहला लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में डेरिवेशन नहीं है, सेकंड लॉ के अंदर आपकी ये डेरिवेशन आती है एग्जाम के साथ, एग्जाम में। और मोस्टली सवाल इसी तरीके से बनता है कि डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड राइट डाउन द फॉर्मूला या डिराइव द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आपको स्टेटमेंट के साथ साथ उसकी पूरी डेरिवेशन भी कॉपी करनी है। तो बेटा यहाँ पर आपके लेक्चर नंबर 10 का एंड होता है और इसके बाद जो है वो आपके पास लेक्चर नंबर 11 में हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे और अपना फर्दर टेंशन का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। काम टाइमली अपने का जो है वो रजिस्टर में कंप्लीट रखें और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिएगा। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।